नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थी इसमें बोर्ड परीक्षाएं चूंकि बहुत नज़दीक हैं, इसलिए सब पूरे मनोयोग के साथ में परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे अंक आप अर्जित करेंगे उतना ही आपका भविष्य स्वर्णिम होगा। हमने पिछले वीडियो में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में किस चैप्टर से कितने अंक पूछे जाते हैं ये आपको बताया था। आज हम हाई स्कूल के प्रश्न पत्र में किस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं ये जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं कि कहाँ से कितने अंक हमसे पूछे जाएंगे, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, अच्छे अंक लाएं। हाई स्कूल का पूरा जो प्रश्न पत्र होता है वो 70 नंबर का होता है। चूंकि 30 अंकों का निर्धारण आंतरिक मूल्यांकन से किया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन में विद्यालय स्तर पर आपको 3 तिमाही में 10-10-10 अंक करके 30 अंक दिए जाते हैं। विद्यालय स्तर से 30 अंकों का निर्धारण होता है। उसमें कितने अंक मिलते हैं ये विद्यालय के ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उस आंतरिक मूल्यांकन में जितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं, 30 अंकों में आप उतने अंक अर्जित कर लेते हैं। अब जो बचते हैं 70 अंक, कुल परीक्षा 100 अंक की होती है, उसमें 30 अंक अगर हम आंतरिक मूल्यांकन के घटा दें तो 70 नंबर का हमारा पेपर होता है। 70 में भी नई व्यवस्था के आधार पर उसको कैसे विभाजित किया गया है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पूरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है। एक खंड आ होता है, दूसरा खंड बा होता है। खंड आ 20 अंक का होता है और ये आपका OMR सीट पर होता है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनके 4-4 विकल्प दिए होते हैं। उनमें एक विकल्प आपका सही होता है, उसका चयन करके उसी गोले को काला करना होता है। अब इसमें जो 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, माने सभी प्रश्न जो 1-1 अंक के होते हैं, उनमें किस किस चैप्टर से पूछा जाता है आइए इसकी जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हाई स्कूल में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ाया जाता है। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से 5 अंक पूछे जाते हैं। इसी तरह से हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में रीतिकाल और आधुनिक काल हाई स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। चूंकि आदिकाल और भक्तिकाल हमने 9th में पढ़ा था, उसके आगे रीतिकाल और आधुनिक काल हाई स्कूल में पढ़ा, तो वहां से भी 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने किसी कवि को पूछा जाता है या किसी युग की प्रवृत्ति पूछी जाती है या किसी रचना को पूछा जाता है, उस काल में जितने भी कवि हुए हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। और आज आधुनिक काल में तार सप्तक से कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही आया करता है। इसके बाद रस छंद अलंकार जो हमें पढ़ाए जाते हैं, उनमें से एक माने 3 अंक के प्रश्न रस छंद अलंकार से पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में कौन कौन सी चीजें हैं? उपसर्ग है, समास है, तत्सम तद्भव है और पर्यायवाची है। इनमें से एक अंक का अवश्य कोई प्रश्न आता है। कुल मिला के हिंदी व्याकरण से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में तद और युष्मत् के जो रूप होते हैं उनमें से किसी विभक्ति और वचन को पूछा जाता है, 1 अंक का प्रश्न वहां से आता है। वाक्य का स्वरूप 1 अंक यहां से आता है। वाच्य परिवर्तन और प्रयोग 1 अंक यहां से आता है। पद परिचय। पद परिचय में जो विकारी अविकारी शब्द होते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, इनमें जो भी चीजें आती हैं पद में, वहां से भी 1 अंक पूछा जाता है। तो कुल मिला के 5, 5, 10, 3, 13, 3, 16,
17, 18, 19, 20, ये 20 अंक का आपका OMR का यहां से पूछे, OMR पे आपको करना होता है 20 अंक का। अब इसके बाद में आइए चलते हैं, जो खंड बा है, ये खंड बा 50 अंक का होता है, जिसको कॉपी पर लिखना होता है, और ये वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूंकि ये जो प्रश्न है आपके बहुविकल्पीय, ये 20 प्रश्न होंगे, तो यहां पर जो प्रश्न होगा वो 21वां प्रश्न होगा। और 21वां प्रश्न 21वां, 22वां, 23वां, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहां पर जो 10 दिए गए हैं वो आप 20 में योग करके देखें, उसी प्रकार से समझें। तो यहां जो सबसे पहला प्रश्न होगा, हमने जितने गद्य के पाठ पढ़े हैं हिंदी में, तो उनमें से कोई 2 गद्यांश आते हैं अथवा करके, उनसे संबंधित 3-3 प्रश्न उनके नीचे दिए होते हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने होते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, माने गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न 2-2 अंक के, माने 6 अंक यहां से पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार गद्यांश से पूछे जाते हैं, उसी प्रकार पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर होते हैं। 2 पद्यांश आते हैं अथवा करके, और उनमें से किसी एक पद्यांश से संबंधित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा ठीक उसी प्रकार 3 गुणे 2, माने 3 प्रश्न 2-2 अंक के, 6 अंक यहां से आते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत साथ में जुड़ी होती है, माने संस्कृत खंड होता है, उसमें से भी गद्य और पद्य के पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो जो संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद, ससंदर्भ का मतलब है कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, वो 2-3 बराबर 5 अंक। 2-3 का मतलब है कि 2 अंक का हमारा संदर्भ होता है और 3 अंक का हमारा हिंदी अनुवाद होता है। तो ये 5 अंक का प्रश्न यहां से आता है। जैसे हिंदी गद्यांश और पद्यांश, ठीक उसी प्रकार संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, माने संस्कृत पद्यांश का भी ससंदर्भ हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है, वो भी हमारा 5 अंक का होता है। आगे चलते हैं। खंड काव्य, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। जैसे जनपद फर्रुखाबाद में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है, उससे आधारित प्रश्न एक अवश्य पूछा जाता है। वो 3 नंबर का प्रश्न होता है। उसमें बहुत से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। निश्चित ही आपके क्षेत्र में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसमें से या तो किसी सर्ग का कथानक पूछा जाता है, और या किसी पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। तो वो 3 गुणे 1, माने 3 नंबर का एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाता है। आगे चलते हैं। जो हमारा 6वां प्रश्न है, या हम इसको 26वां प्रश्न कह सकते हैं। ये 2 भाग में पूछा जाता है, का और खा। का में जो हम गद्य के लेखक पढ़ते हैं, तो लेखक का जीवन परिचय और उसकी कोई एक रचना लिखने के लिए कही जाती है। तो 3-2 बराबर 5 अंक। 3-2 का मतलब ये होता है कि 3 अंक का तो हमारा जीवन परिचय हो जाता है और 2 अंक की हमारी रचना हो जाती है, तो ये 5 अंक हो जाते हैं। जिस प्रकार हमने गद्य लेखक का लिखा, उसी प्रकार हमारे जो कवियों को हम पढ़ते हैं, तो कवियों का जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो कवि जीवन परिचय और उसकी कोई एक रचना, ये भी उसी क्रम में 3-2 बराबर 5 अंक का ये प्रश्न हो जाता है। तो अब आ जाइए 7वां प्रश्न। पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक लिखने के लिए आता है, और ये निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि इसमें बच्चे प्रायः कभी कभी चालाकी करने की कोशिश करते हैं, और जो श्लोक आपके यहां पर पूछे जाते हैं, माने संस्कृत पद्यांश में जहां पर पूछे जाते हैं, इनमें से ही वो कोई श्लोक को लिख देते हैं। ऐसा कदापि न करें, क्योंकि प्रश्न पत्र में स्पष्ट लिखा होता है कि पाठ्य वस्तु से संबंधित कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को आप नहीं लिखिएगा, और बाहर से भी नहीं लिखिएगा।
हमने मूल्यांकन करते समय कई बार देखा है कि बच्चे तुम्हें माता च पिता तुम्हें वा कर्पूर गौरम करुणावतारम इत्यादि प्रश्नों को श्लोकों को जहां कहीं से प्राप्त करे होते हैं या कहीं जो भी उनको याद होता है वो लिख देते हैं। आप वो श्लोक लिखिएगा जो आपकी पुस्तक में पढ़ाया गया हो और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक ये कंठस्थ किया गया श्लोक 2 अंक का आता है। आगे चलते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन 4 अंक का प्रश्न होता है, जिसमें अपने मित्र के लिए या प्रधानाचार्य के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए ऐसा कोई पत्र आता है, वो 4 अंक का। और अगला प्रश्न 9वां या 29वां, संस्कृत के जितने पाठ पढ़ते हैं, पाठ के बाद में प्रश्नोत्तर होते हैं, तो उनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। एक एक नंबर के ये 2 अंक का प्रश्न होता है। और अंतिम प्रश्न होता है निबंध रचना का। ये बहुत अच्छे अंक प्रदान करता है। निबंध हमेशा मौलिक अभिव्यक्ति है, स्वतंत्र विचार है किसी विषय पर। आपके जो भी विषय दिए जाते हैं उसके संबंध में आपकी धारणा क्या है, आपकी सोच क्या है। निबंध कभी रटे नहीं जाते हैं, याद नहीं किए जाते हैं, आप स्वतः लिखिएगा। तो ये 7 अंक का प्रश्न है। कुल मिला के इनको अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारे 50 अंक हो जाते हैं। तो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न, 20 अंक का हमारा विकल्पीय प्रश्न, तो 20 और 50 70 अंकों का ये हमारा पूरा प्रश्न पत्र हाई स्कूल का हो जाता है। निश्चित रूप से आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। फिर भी समझने में अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। हम पूर्ण रूप से आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं पुनः नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।